हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त और बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे। ठीक है, देखिए ये वीडियो 5वां पार्ट है टेंस और ट्रांसलेशन का। इससे पहले हम 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उससे भी पहले हमने बेसिक देखा था। उसके बाद हमने पास्ट के चारों टेंस, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये 5वां पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो में हम फ्यूचर के सारे पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बेसिक हमने पूरा समझा रखा है और हम एकदम बेसिक से पढ़े हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो पहले स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हालांकि फ्यूचर टेंस पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखनी पड़ती है, तो थोड़ा सा पहले बेसिक जान लीजिए, उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे आते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात बाद में करेंगे। अभी आप बात जानिए कि फ्यूचर टेंस पढ़ने में थोड़ी सी सावधानियां होती हैं और क्या क्या हमें बरतनी चाहिए। तो पहली बात देखना कि फ्यूचर टेंस में चाहे कोई भी वाक्य रहेगा, लास्ट में गा गे गी आएगा। क्या आएगा? गा गे गी आएगा। समझ में आया कि नहीं? फ्यूचर में कोई भी टेंस रहेगा, गा गे गी आएगा। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें भी लिया होगा, चुका होगा आदि शब्द आते हैं, तो उसमें भी गा गे गी आएगा। तो पहली बात ध्यान रखना कि फ्यूचर की बात करेंगे तो वो किसी भी टेंस का वाक्य रहेगा, फ्यूचर के क्या आएगा? गा गे गी। और थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्यूचर टेंस पढ़ते समय हम सहायक क्रिया की बात करें तो फ्यूचर का कोई भी टेंस पढ़ोगे आप, उसमें सहायक क्रिया में विल या शैल आएगा। क्या आएगा? विल या शैल। थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे आएगा विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बेसिक तौर पर आप याद रखो कि पहले विल या शैल आएगा, जो आएगा हम आगे उसकी बात करेंगे। पहले ये आप समझो, विल या शैल आएगा। सहायक क्रिया की बात करें फ्यूचर टेंस में तो विल या शैल आएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, जो सहायक क्रिया ये विल या शैल है ना, जब सब्जेक्ट आई और वी हो, यानी कि मैं और हम, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो सहायक क्रिया आई और वी के साथ हम हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग करेंगे। और बाकी आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। लेकिन ध्यान रखना, देखो ये आगे कोई भी टेंस पढ़ेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के अलावा कोई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। इसका आगे अभी जुड़ेगा, जैसे विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो जब आएगा तो हम देखेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने सिर्फ विल या शैल लिखा है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये हम जो बता रहे हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट रहेगा तो विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर वाक्य में अवश्य या निश्चित आ जाए, अवश्य या निश्चित मतलब कि श्योरिटी की बात हो, एकदम पक्का, जैसे पक्का नहीं कहते, पक्का बताओ, पक्का मिलोगे ना, पक्का मिलोगी ना, ये होता है ना निश्चित या अवश्य। क्या हुआ? निश्चित या अवश्य। इसका अगर वाक्य में बोध हो या फिर दिया हो या फिर क्या हो? दिया हो, तब उल्टा हो जाएगा। तब आई और वी के साथ हम सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? विल का। और बाकी अन्य भी कोई, अगर बाकी अन्य कोई सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग कर देंगे? शैल का। सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। देखो दोस्त, फ्यूचर का कोई भी टेंस रहेगा, हम क्या करेंगे? जो आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करेंगे और आई और वी के अलावा अगर कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वाक्य में निश्चित अवश्य आ जाए तब उल्टा हो जाएगा। तब आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे और बाकी कोई करता रहेगा तो उसके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्त? ठीक है, आगे देखना, थोड़ा सा यहाँ और ध्यान देना। आजकल क्या हो गया है, अच्छा स्पीकिंग की बात अगर कर लो,
किसकी? स्पीकिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की बात अगर हम कर लें, किसकी बात? इंग्लिश स्पीकिंग की। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग में आजकल क्या हो गया है कि चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे कोई भी करता हो, मतलब ये समझो कि स्पीकिंग में साइल का यूज एकदम खत्म ही हो गया है। साइल का यूज एकदम खत्म ही हो गया है। कोई भी करता हो, हम धूमधाम से किसका प्रयोग करते हैं? विल का। स्पीकिंग में, किसमें? स्पीकिंग में। जनरल तौर पर आप ग्रामर में भी ऐसा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप याद रखना कि ग्रामर में ना एक्यूरेसी देखी जाती है। बोलने में तो चलता है कि ठीक है भाई आप कुछ बोले, थोड़ा उल्टा भी ग्रामर मतलब बोल दिए तो समझने वाला आगे समझ जाता है कि हाँ आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन ग्रामर में ऐसा नहीं, ग्रामर में आप धूमधाम से जैसे बता रहे हो वैसे ही प्रयोग करेंगे। हाँ, आजकल ये भी ट्रेंड में होगा, धीरे धीरे इसमें भी लोग विल ही, मतलब हर जगह विल ही लगा दे रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नियम तो भाई जो है नियम, भाई जो नियम है तो नियम है ही, ठीक है। तो हम लोग नियम से चलेंगे, बाकी आप थोड़ा सा अपना मैनेज कर लीजिएगा कि अगर कोई विल भी बोल दे तो समझिएगा कि हाँ ठीक ही कर रहा है, क्योंकि आजकल ना साइल का यूज कोई कर ही नहीं रहा। हर लोग, सभी लोग सिर्फ विल का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब इतना देख लिए। हमने क्या देखा कि फ्यूचर का कोई भी टेंस रहेगा, अंतिम में क्या आएगा? गागेगी। तो हम पहचान लेंगे कि फ्यूचर में किसी टेंस का है। हाँ, वाक्य के अनुसार हम पहचानेंगे कि पार्टिकुलर चारों टेंसों में से, यानी कि फ्यूचर के जो 4 पार्ट हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें से किस टेंस का सेंटेंस बताएगा कि किस टेंस में वो बिलोंग करता है, ठीक है। बाकी हमने क्या देखा कि कोई भी टेंस पढ़ेंगे तो विल या साइल आएगा। आई और वी के साथ सहायक क्रिया साइल का प्रयोग करेंगे। बाकी कोई करता रहेगा तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वाक्य में अवश्य या निश्चित आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कोई करता रहेगा तो उसके साथ साइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। जैसे हम पहले करते आए हैं, पहचान देखेंगे, सहायक क्रिया, मेन वर्ब, उसके बाद वाक्य लिखकर बनाएंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। देखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। तो पहले की तरह ही करते आए हैं। इसकी पहचान देखेंगे हम, इसकी पहचान देखेंगे तो पहचान होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जिस वाक्य के अंत में गा, गे और गी आदि शब्द आता है। गा, गे, गी आदि शब्द आता है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। बात करें इसकी सहायक क्रिया की, बात करें इसकी सहायक क्रिया की तो क्या होता है? इसकी सहायक क्रिया विल और क्या होती है? साइल। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? विल और साइल। आई और ये क्या कर देंगे? आई और वी के साथ सहायक क्रिया साइल का प्रयोग कर देंगे और बाकी अन्य कोई करता रहेगा तो उसके साथ विल का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे? आई और वी के साथ साइल का, बाकी कोई करता रहेगा अन्य, मतलब आई और वी के अलावा कोई अन्य करता रहेगा तो उसके साथ विल का प्रयोग कर देंगे। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की तो इसमें मुख्य क्रिया का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं। अभी हमने बता रखा है, पलट देंगे। देखना, अगर निश्चित आ जाए या अवश्य आ जाए वाक्य में तो विल का प्रयोग आई और वी के साथ करेंगे और बाकी कोई कर्ता के साथ साइल का प्रयोग करेंगे। अगर निश्चित या अवश्य वाक्य में नहीं है तो हम क्या करेंगे? साइल के साथ मतलब आई और वी के साथ साइल का प्रयोग कर देंगे, बाकी अन्य कर्ता के साथ विल का प्रयोग कर देंगे। देखो दोस्त, चुपचाप जैसे हम पहले करते आए हैं वही कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, समझ लो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल और साइल होती है। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सहायक क्रिया साइल का प्रयोग करते हैं और बाकी अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर वाक्य में अवश्य निश्चित आ जाए, क्या आ जाए? अवश्य निश्चित आ जाए तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कोई करता रहेगा तो उसके साथ साइल का प्रयोग करेंगे। बात करें इस टेंस के मुख्य क्रिया की तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
ठीक है, देखो हमने समझ लिया। अब क्या करेंगे, हम वाक्य लिखेंगे और उसी का जो 3 तरह के सेंटेंसेज होते हैं, यानी कि सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में 2 तरह का, जब यस या नो टाइप, और एक आएगा WH वर्ड जब कहा हो वाक्य के बीच में हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब वाक्य बनाएंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, आगे देखना। जैसे ये वाक्य है, जैसे ये वाक्य है, क्या, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ये वाक्य हो गया, मैं स्कूल जाऊंगा। अब देखिएगा आप, ये वाक्य लिखा है, हमें इसको ट्रांसलेट करना है, तो हम क्या देखेंगे दोस्त, हम देखेंगे, अच्छा ये पहले नियम देख लो। देखो सिंपल सेंटेंस की बात करें, हम सिंपल सेंटेंस की बात करें किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो नियम होता है वही नियम। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद किसकी बारी आती है, हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इस टेंस का, विल या शैल। क्या होता है, विल या शैल। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और अंत में लगा देंगे अदर। क्या लगा देंगे, अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। देखना नियम ये होता है, इसी नियम के अनुसार ये सेंटेंस मूव करेगा। हम देखेंगे कि भाई ये वाक्य लिखा है, तो पहले पहचानेंगे कि किस टेंस का है। अब अंतिम में देखिएगा गा आया, क्या आया, गा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान गागेगी, तो अंतिम में गा आया, इसका मतलब कि अब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। हमने टेंस पहचान लिया। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस पहचानेंगे कि भाई वाक्य तो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन हर टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, तो देखना ये का, इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, इसका मतलब निगेटिव नहीं है, न ही कहीं प्रश्न पूछा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब सिंपल है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का ये नियम होता है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले लगा देंगे सब्जेक्ट। तो कौन स्कूल जाएगा या कौन स्कूल जा रहा है, तो क्या, कौन स्कूल जाएगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई। मैं का क्या हो जाएगा, आई। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ सहायक क्रिया किसका प्रयोग कर देंगे हम, शैल का। आई के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे। बाकी आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं क्या करूंगा, तो जाने का कार्य कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, जाने का मीनिंग गो। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो, यानी कि आई शैल गो। लास्ट में क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप। जाने का स्थान दिया है, कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल, तो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। देखो हमने क्या, हमने लास्ट में देखकर पहचान लिया कि यह वाक्य किस टेंस का है, फिर देख लिया कि किस तरह का सेंटेंस है। हमने उस टेंस के, उस सेंटेंस का बनाने का क्या रूल होता है उस टेंस में, उसको लगाकर हमने बना दिया। देखो मैं बार बार कह रहा हूं दोस्त कि जो है सो नियम है, जो है सो क्या है, नियम है। नियम से चलोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या किया भाई, सब्जेक्ट लगा दिया, विल या शैल में से हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, शैल लगा दिया। उसके बाद मेन वर्ब का हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, फिर हमने क्या लगा दिया, अदर में लगा दिया, कहाँ, स्थान दिया था तो स्थान लगा दिया। लेकिन अगर समझना, अगर यहाँ पर रहता वह स्कूल जाएगा, क्या रहता, वह स्कूल अगर जाएगा, वह स्कूल जाएगा, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता, ही। और ही के साथ हम क्या लगाते, विल। ही के साथ क्या लगाते, विल। बाकी गो टू स्कूल, आईडीटी ये क्या करता, मूव करता। लेकिन ध्यान यहाँ पर रखना, अगर यहाँ पर आ जाता मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, मैं स्कूल अवश्य जाऊंगा, तो अवश्य आ गया, अब उल्टा होगा। अब आई और वी के साथ क्या लगा देते हैं, यहाँ शैल की जगह क्या हम लगा देते, विल। अगर अवश्य आ जाता तो क्या लगा देते, आई विल। और अगर ही, अगर वह स्कूल अवश्य जाएगा रहता, यानी अन्य करता रहता, आई और वी के अलावा कोई अन्य करता रहता, तो इसके साथ हम क्या लगा देते, हम शैल लगा देते। क्या लगा देते, शैल। फिलहाल में हमारा ये वाक्य है, तो हम इसी के अनुसार इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। मैंने चीजें समझा रखी है, अगर उस तरह का सेंटेंस आए तो आप उसमें थोड़ी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कॉमन चीजें तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। दिक्कत का कंपटीशन इसी में तो है ना, कि कौन एक क्वेश्चन अधिक सही कर पाता है। और जब आप बेसिक चीजों को आपकी पकड़ रहेगी तो आप कर लेंगे। इसी का अगर हमें निगेटिव देखना हुआ तो क्या करेंगे दोस्त, निगेटिव देखना हो तो क्या करेंगे, देखना।
निगेटिव में क्या हो जाएगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगा देते हैं, नॉट। जैसे कह दूं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो भाई नहीं आ गया, निगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई शैल। अब क्या हो जाएगा, इसके तुरंत बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। बाकी जो सेंटेंस है एज इट इज मूव करेगा, नॉट गो टू स्कूल। क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद मान लो अगर इंट्रोगेटिव रहता, इंट्रोगेटिव में दो तरह के, जैसे अगर मैं कह दूं क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो देखो अब क्या आ गया, इंट्रोगेटिव हो गया। किस तरह का है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं ना, वो कहा जाता है सब्जेक्ट से पहले। तो ये शैल उठ के कहाँ चला आएगा, यहाँ पर आई से पहले, यानी पहले शैल लग जाएगा, फिर क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट। अगर ये क्वेश्चन वर्ड कहाँ जाता है वाक्य के बीच में, जैसे मैं स्कूल कब जाऊंगा, मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा, अगर ये रहता मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाता भाई, कब कब क्वेश्चन वर्ड हो गया, बीच में आया है। तो जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ना, उससे भी पहले हम क्या कर देते, वो क्वेश्चन वर्ड लिख देते जो वाक्य के बीच में आया है। तो वाक्य के बीच में आया है क्या, कब आया है, तो ये क्या कर देंगे, कब का मीनिंग वेन। क्या हो जाएगा, वेन। अब ये इस्तेमाल कर देंगे इसको ना, क्या हो जाएगा, वेन। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे जो कहाँ आया हो, वाक्य के बीच में। तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल कब नहीं जाऊंगा, उसका क्या हो जाएगा, व्हेन शैल आई नॉट गो टू स्कूल। क्वेश्चन आएगा मतलब, तो क्या लगा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप ये है, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, देखो मैंने बेसिक पूरा कंप्लीट करा रखा है एकदम, हमने शुरू से बहुत आराम से पढ़ा है, इसीलिए हम इसमें थोड़ी तेजी से निकल रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस मूव करेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ये नियम का, क्योंकि सिंपल का पता हो तो इसी का नेगेटिव इंटरगेटिव आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, आगे चलिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखना दोस्त, ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम देखेंगे। देखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम क्या देखेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे पहले देखते आए हैं वैसे ही देखेंगे। हम देख लेंगे पहचान, इस टेंस की पहचान। इस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। कहाँ आएंगे, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में अगर वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है विल बी, विल बी, और होती है शैल बी, विल बी और शैल बी। बात करें सॉरी, यहाँ देख लेना थोड़ा सा, वही नियम चलेगा जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में था। अगर आई और वी आएगा तो शैल बी लगाएंगे, और आई और वी के अलावा अन्य कोई सब्जेक्ट आएगा तो विल बी लगाएंगे। लेकिन अगर वाक्य में अवश्य निश्चित आ जाएगा तो क्या करेंगे, आई और वी के साथ विल भी लगा देंगे और बाकी अन्यकर्ता के साथ शैल भी लगा देंगे। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, क्या करें, मुख्य क्रिया, तो इसमें क्या करते हैं हम, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। इसी को कितने लोग चौथा फॉर्म बोलते हैं, कितने लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, देखना, हमने इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर समझते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब आगे देखना।
आगे देखना दोस्त, 1 मिनट में समझ लो। बात करें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो इस टेंस की पहचान क्या होती है कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है, वह वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल बी और शैल बी होती है। और बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इसमें मेन वर्ब का पहला फॉर्म लगाते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म कर लीजिए या तो वर्ब का चौथा फॉर्म कर लीजिए। बात करें आई और विल बी या शैल बी कब लगाएंगे, तो अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल भी लगाएंगे, और अगर आई और वी के अलावा अन्य कोई करता है तो उसके साथ शैल भी विल भी लगाएंगे। लेकिन क्या होगा कि अगर वाक्य में निश्चित या अवश्य आ जाए तो आई और वी के साथ विल भी लगा देंगे और बाकी किसी अन्य कर्ता के साथ शैल भी लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि वाक्य लिखेंगे और इसको समझेंगे। वाक्य लिखेंगे मतलब वाक्य लिखेंगे इस टेंस का और इसे समझेंगे। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, देखना, जैसे मैं वाक्य लिख दूं, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा। मैं कह दूं वह किताब, वह इस किताब को, ऐसे लिख लीजिए, वह इस किताब को, वह इस किताब को पढ़ रहा होगा, वह इस किताब को पढ़ रहा होगा। ये वाक्य हो गया। हमको इसको ट्रांसलेट करना है। हम क्या करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि वाक्य के अंतिम में क्या आया, रहा होगा। क्या आया है, रहा होगा। तो रहा होगा ये पहचान लेंगे कि किस टेंस का हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम सेंटेंस देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस है, इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं आया है और कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा है। इसका मतलब कि ये निगेटिव भी नहीं है, ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इसका मतलब कि ये सिंपल है। तो हम देख लेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम क्या होता है। नियम पहले जैसा समझाया था वैसे ही है। पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। फिर लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है, विल या शैल। क्या होती है, विल या शैल। फिर क्या लगता है इसमें, बी। क्या लगता है, बी। उसके बाद आता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगा देते हैं हम, आईएनजी। फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है अदर। लास्ट में हम क्या कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ये क्या होता है, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम होता है किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इसी नियम में इस सेंटेंस को हम भर देंगे क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। देखना, लास्ट में आ गया रहा होगा, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम ये है, हम बना देंगे। लिखना, पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो कौन इस किताब को पढ़ रहा होगा, वह का 3 मीनिंग, ही, सी, दैट निर्जीव के लिए, सी लड़की के लिए, वह ही लड़का के लिए। तो भाई इसमें क्या होगा, इसमें होगा मतलब लड़का का बोध हो रहा है, तो ही का मीनिंग वह का मीनिंग क्या लगा देंगे, ही। अब ही आ गया तो मैंने बताया है कि अगर आई और वी आए तब तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई करता है तो विल का प्रयोग करेंगे। कब, जब अवश्य वाक्य में ना हो, जब वाक्य में अवश्य ना हो। अगर अवश्य लिखा रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, अगर अवश्य लिखा रहेगा तो आई और वी के साथ विल, बाकी अन्यकर्ता के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। तो देखना इसमें कहीं अवश्य लिखा नहीं है तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के साथ क्या लगा देंगे हम, सहायक क्रिया विल सब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब में हमने विल या शैल में से क्या लगा दिया, विल। उसके बाद क्या लगा देंगे, बी। उसके बाद है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग, वह इस किताब को क्या कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। पढ़ना का मीनिंग क्या होगा, रीड। इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे क्योंकि नियम कहता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो रीड, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रहा होगा, कुछ दिया है, हाँ इस किताब को दिया है। तो को का मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफ, इसका दिस, और किताब का बुक, किताब का बुक। लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसका ये जो सेंटेंस था इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वह इस किताब को पढ़ रहा होगा। इंग्लिश हो जाएगा ही विल बी रीडिंग ऑफ दिस बुक। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पर अगर रहता वह इस किताब को अवश्य पढ़ रहा होगा, क्या रहता, वह इस किताब को अवश्य पढ़ रहा होगा, तो अवश्य आ जाता तो यहाँ क्या हो जाता,
आई और वी के साथ विल लगाते और बाकी अनकर्ता के साथ शैल, तो यहाँ ही के साथ क्या लगा देते शैल। लेकिन यहाँ पर अवश्य निश्चित कुछ है नहीं, तो भाई नियम जैसा सिंपल है वैसा ही क्या करेंगे हम प्रयोग करेंगे। ये हो गया सिंपल। इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना हुआ, इसी का अगर हमें क्या निगेटिव बनाना हुआ, तो हम क्या बताए हैं कि किसी वाक्य का अगर निगेटिव बनाना हुआ तो सब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देंगे नॉट। तो भैया ये विल या शैल इसका हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद हम क्या लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे बी, नॉट के बाद क्या लगा देंगे बी। तो ये क्या हो जाता है ही विल, अगर आता वह इस किताब को नहीं पढ़ रहा होगा, निगेटिव हो जाता, वह इस किताब को नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या रहता ही विल नॉट बी, क्या हो जाता विल के बाद क्या लगाते नॉट बी रीडिंग, he will not be reading of this book, क्या हो जाता है he will not be reading of this book। इसी में इंटरोगेटिव देख लेना, अगर आता क्या वह इस किताब को नहीं पढ़ रहा होगा, भाई क्वेश्चन क्या आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड हो गया। तो हम सहायक क्रिया, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में हो तो क्या करते हैं सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। तो ये जो विल था ना, विल कहाँ हो जाता है यहाँ उठकर चला आता, मतलब यहाँ हो जाता है ये, यहाँ चला आता हो जाता है विल। तो सेंटेंस क्या हो जाता है विल ही नॉट बी रीडिंग ऑफ दिस बुक, लास्ट में क्या हो जाता है क्वेश्चन मार्क। अगर यही रहता, अगर यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता, जैसे वह इस किताब को क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वह इस किताब को क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, तब क्या होता भाई क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, तो जो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं ना, उससे भी पहले हम क्या लगा देते उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते। तो क्यों का क्या मीनिंग हो जाता वाई, क्या हो जाता वाई, WHY। तो वाक्य क्या हो जाता वाई विल ही नॉट बी रीडिंग ऑफ दिस बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखो दोस्त, इस तरह से हम क्या करते हैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। हम कर क्या रहे हैं सिंपल सी चीजें, हम पहले कोई भी वाक्य लिखा है तो क्या देख ले रहे हैं उसकी पहचान देख ले रहे हैं, उसकी सहायक क्रिया, उसमें मेन वर्ब का फॉर्म, और क्या कर रहे हैं उसके सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम। और नियम जैसे मैंने पहले ही बताया है कि सिंपल सेंटेंस का अगर नियम पता हो तो भैया नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर दो उसमें नॉट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद, और क्या कर दो अगर प्रश्नवाचक शब्द है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, और अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो जो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं ना, उससे भी पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख दो। उसी तरह से नियम एज इट इज मूव कर रहा है और हम सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को देख सकते हैं। अब इसके आगे हम कौन सा पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देखना फ्यूचर परफेक्ट टेंस जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या देखेंगे पहचान, क्या देखेंगे पहचान। तो जिस वाक्य के अंत में क्या रहेगा चुकागा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेंगे, ठीक है, यानी कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा, जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो क्या इस टेंस की सहायक क्रिया हो जाएगी विल हैव, क्या हो जाएगा विल हैव, और क्या हो जाएगा शैल हैव, और क्या हो जाएगा शैल हैव। देखो इस टेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी विल हैव, शैल हैव। नियम पहले की तरह ही दोस्त लगेगा, आई और वी के अलावा कोई रहेगा, आई और वी के अलावा मतलब अगर आई और वी रहेगा तो शैल हैव लगा देंगे, और अगर अन्य कोई रहेगा आई और वी के अलावा तो क्या लगा देंगे विल हैव। अगर वाक्य में अवश्य निश्चित आ जाएगा तब उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल हैव लगा देंगे, बाकी अन्यकर्ता के साथ शैल हैव लगा देंगे। ठीक है, बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का
मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तीसरा फॉर्म। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट हो गया होगा, देखना। बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है। हम आई और वी अगर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के अलावा बाकी कोई अन्य सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हम सहायक क्रिया विल हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य में अवश्य निश्चित आ जाए तब क्या करेंगे? तब आई और वी के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कर्ता के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी बात करें अगर इस टेंस के मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरा फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान देना दोस्त, इसमें थोड़ा सा ना नियम है, थोड़ा सा नियम समझ लो। इसमें पहले से सेंटेंस आता है, जैसे ना फ्यूचर पास्ट में हमने पढ़ा था ना पहले या बाद का, तो इसमें बाद का तो नहीं आएगा। क्या आएगा? पहले। पहले पहले से दो कार्य जुड़े रहेंगे, एक कार्य पहले होगा, एक कार्य बाद में, एक कार्य पहले होगा, एक कार्य क्या होगा? बाद में। ध्यान देना, मैंने फ्यूचर पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने विस्तार से इसके बारे में समझाया था। सेम एज इट इज नियम यहाँ, सेम एज इट इज नियम यहाँ भी लगेगा। होगा क्या? जो पहले कार्य समाप्त होगा, ध्यान देना, ध्यान लिख लो यार इसे। इसमें ना, इसमें दो सेंटेंसेज आएंगे, ठीक है। यहाँ बीच में पहले लिखा रहेगा और यहाँ फिर एक वाक्य रहेगा, ये पहला वाक्य रहेगा, ये दूसरा वाक्य रहेगा, ये पहले से जुड़े रहेंगे। तो जो पहले कार्य समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जो पहले कार्य समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे तो देखो, पिछले चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हम आगे का पढ़ रहे हैं, पिछला चीज भूलना नहीं चाहिए। अगर पिछला भूल गए तब तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्त। देखना, हम क्या करेंगे, इसमें पहले जो कार्य समाप्त होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम लगा देंगे, और जो बाद में कार्य समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम लगा देंगे, ठीक है। देखना, समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तो यहाँ उतना विस्तार में नहीं समझाएंगे, फिर भी आपको याद दिला देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस की अगर हम बात करें, उसके बाद हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। यस या यस कब लगाते हो? और मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रखा है। ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो सिर्फ मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तभी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है। आगे देखना, वाक्य हम लिखेंगे उसी में समझेंगे, ठीक है। देखना, जैसे कह दूं, जैसे मैं कह दूं, देखना, जैसे मैं कह दूं कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, रोगी मर चुकेगा, मर चुकेगा। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। देखना, समझना इस वाक्य को। वैसे एक बहुत फेमस सेंटेंस है, समझो कि जैसे होता है ना कि अगर साइकिल चलाना आप सीखो और घुटना ना फूटे तो कहते हैं कि आपने साइकिल चलाना सीखा नहीं अभी तक। उसी तरह से एक वाक्य आता है फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसमें आता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है, ये बहुत ही फेमस सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट में हमने साथ देखा था कि नहीं? इस
इस सेंटेंस को शायद हमने नहीं देखा था। तो क्या होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्या हुआ, मर चुका था। तो पहले रोगी मर चुका था तो कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, क्योंकि उसमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं ना। तो इस तरह से वहां पर क्या होगा, कम का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। फिलहाल में आप यहाँ देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। तो देखना इस वाक्य को हम देखेंगे तो लास्ट में देख लेना दोस्त, चुकेगा पहचान किस टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं है, न ही कहीं प्रश्न पूछा। इसका मतलब कि ना ही ये सिंपल है, न ही ये इंट्रोगेटिव है, सॉरी ना ही ये निगेटिव है, न ही ये इंट्रोगेटिव है। कौन सा है, सिंपल है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम होता है, पहले हम लगा देंगे सब्जेक्ट, फिर हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल। क्या लगा देंगे, विल या शैल। उसके बाद क्या लगा देंगे हम, हैव। उसके बाद हम लगा देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगा देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, फिर हम लगा देंगे अदर, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखना थोड़ा सा बढ़ जाता है नियम। यहाँ ऑब्जेक्ट लगा देंगे, अगर रहेगा तो अदर हो जाएगा, अगर रहेगा तो। उसके बाद हम लगाएंगे बिफोर। क्या लगा देंगे, बिफोर। अगर वाक्य में पहले आ गया तो क्या लगा देंगे, बिफोर। पहले ही आता है, इसमें बाद का नहीं बनता है, बिफोर। उसके बाद हम लगाएंगे फिर से सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, बाकी फिर ऑब्जेक्ट या अदर आएगा तो वो लिख देंगे। अब इसकी नियम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, नियम का स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखना हमने पहचान लिया, चुकेगा आया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब कुछ भी नहीं है, नहीं शब्द नहीं है, प्रश्न नहीं पूछा है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो हम इस नियम में भर देंगे। देखना पहले क्या लगाना है हमको, सब्जेक्ट। तो भाई इसमें देखो कि पहले क्या हुआ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। पहले रोगी मर चुका था, फिर तो डॉक्टर आएगा। पहले रोगी मर चुका था, फिर डॉक्टर आया, तो पहले ये वाला कार्य हुआ। कौन सा, रोगी मर चुका था। इसको हम बना देंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और ये डॉक्टर के आने से पहले ये बाद में कार्य हुआ, तो इसको हम बना देंगे पीटी का मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शॉर्टकट लिख रहे हैं, ठीक है। देखना क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। तो भाई पहले रोगी मर चुकेगा, तो पहले कौन मर चुकेगा, रोगी। रोगी का हो जाएगा पेशेंट, PATIENT। द पेशेंट क्या हो जाएगा, द पेशेंट। सहायक क्रिया क्या लगा देंगे, विल या शैल में से कोई लगाएंगे। तो भाई ये आई और वी तो है नहीं, तो क्या लगा देंगे, विल। द पेशेंट विल। उसके बाद लगा देंगे हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर चुका होगा, मर चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, डाई होता है मरना का, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाई, डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड। उसके बाद क्या लगा देंगे भाई, ऑब्जेक्ट अदर कुछ है नहीं, फिर क्या लगा देंगे हम, बिफोर। क्या लगा देंगे, बिफोर। उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। तो भाई किसके आने से पहले, डॉक्टर। तो क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट द डॉक्टर, द डॉक्टर। डॉक्टर एक वचन है, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, तो आना का क्या होगा, द डॉक्टर कम। तो यहाँ पर डॉक्टर एक वचन है, तो कम में क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, द डॉक्टर कम्स। लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। समझना क्या हो जाएगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अगर यही निगेटिव रहता, तो क्या करते, सहायक क्रिया के बाद तुरंत क्या लगा देते, नॉट। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुकेगा, रोगी नहीं मर चुकेगा, तो द पेशेंट सहायक क्रिया विल था, विल के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं हम, नॉट। क्या लगा देते हैं, नॉट। उसके बाद हम हैव लगाते, उसके बाद क्या करते हैं हम, हैव लगाते। तो द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे वाक्य के शुरू में, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुकेगा, तो क्या शब्द आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आ गया, तो क्या होगा, ये जो विल लगा है ना, विल जो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद लगा है, सब्जेक्ट से कहा जाता पहले, तो हो जाता विल। ये विल उठ के कहाँ चला आता, यहाँ चला आता, सब्जेक्ट से पहले। तो क्या हो जाता, विल द डॉक्टर नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता वाक्य के बीच में, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी क्यों नहीं मर चुका था,
रोगी क्यों नहीं मर चुका था। तो भाई क्यों आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया। तो जो सब्जेक्ट से पहले हम सहायक क्रिया लगाए हैं ना, उससे भी पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, WHY। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। देखो हम इतनी तेजी से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पहले हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट पढ़ा है ना, बहुत ही आराम से बहुत ही बेसिक से पढ़ा है, और चूंकि पहले वाला ही नियम लग रहा है तो इसीलिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है दोस्त, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखना, बाकी जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। हम देखेंगे पहचान, क्या देखेंगे, पहचान। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, साथ में दिया रहेगा समय, साथ में भविष्य में कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, साथ में क्या दिया रहेगा, समय। तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। पहचान क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, और साथ में भविष्य में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। तो वह क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। क्योंकि अगर समय नहीं दिया हो तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान किसका है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी तो है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी है तो है ना। तो इसमें बस थोड़ा सा बहुत कम चेंजेस होता है। देखना, उसमें सिर्फ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में साथ में समय भी दिया होता है कार्य के जारी रहने का। तो ये किस वाक्य का हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। देखो वही चीज, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई करता रहेगा तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वाक्य में अवश्य निश्चित आ जाए तब आई और वी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्यकर्ता के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की, तो इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं हम, आईएनजी। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी। और बात करें इसमें एक चीज और आता है, सिंस या फार आएगा। क्या आएगा, सिंस या फार। तो निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग कर देंगे, फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्टली टाइम बताएगा कि किस टाइम से कार्य शुरू है, और फार में टाइम की मात्रा यानी कि पीरियड ऑफ टाइम बताएगा कि कार्य इतना दिन हुआ, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि कब से कब हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय के लिए फार, और निश्चित या अनिश्चित का हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत ही डीप में पढ़ा है। तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि पार्ट 2 और पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 4 देख लीजिएगा, उसमें बहुत डीप में हमने पढ़ा है। तो सिंस या फार का प्रयोग भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका सेंटेंस देखेंगे, फिर देखेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, एक बार समझ लो। बात करें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा था,
सॉरी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आता है और साथ में भविष्य में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। ध्यान देना दोस्त, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करो तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे सिर्फ आता है। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करो तो इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द तो आता है, साथ में भविष्य में कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। बात करें इस टेंस की सहायक क्रिया की, तो इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। नियम एज इट इज पहले के जैसा, आई और वी के साथ हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बाकी अन्य कोई कर्ता के साथ हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्त, अगर वाक्य में निश्चित या फिर अवश्य आया हो तब उल्टा हो जाएगा, तब हम आई और वी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और बाकी अन्य कर्ता के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। बात करें इस टेंस की मुख्य क्रिया की, तो इस टेंस में मुख्य क्रिया के पहले फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, उसी को कितने लोग चौथा फॉर्म बोलते हैं और कितना लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे कहिएगा कि मेन वर्ब के पहले फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। इसमें दो टर्म आते हैं, सिंस और फॉर, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। निश्चित का मतलब एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिकेट करेगा, और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करेंगे। तो अनिश्चित का मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम, हमें टाइम का मात्रा तो पता रहेगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि काम कब से शुरू हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य इस तरह से हम क्या करेंगे, पहचानेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, हम क्या करते हैं अब इसका सेंटेंस लिखेंगे और उसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए, देखना, ठीक है, देखना। जैसे वाक्य हो गया, वह 2 घंटे से सो रही होगी, वह 2 घंटे से सो रही होगी। आप देखो दोस्त, लास्ट में रही होगी आ गया तो आपके दिमाग में 2 टेंस क्लिक करेगा। क्या क्लिक करेगा कि भाई रही होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पहचान है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी पहचान है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, 2 घंटे से समय दे दिया। रही होगी आया, अगर सिर्फ रही होगी आता, समय नहीं देता, तो ये कौन सा वाक्य हो जाता, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता। लेकिन रही होगी आया, उसके साथ में समय भी दे दिया, इसके मतलब ये कौन सा वाक्य हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। देखो, रही होगी साथ में समय, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसमें कहीं भी नहीं शब्द नहीं है और कहीं भी प्रश्न नहीं पूछा, इसका मतलब निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, ये कौन सा है, सिंपल। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम पहले की तरह ही है। भाई क्या लगाते हैं, पहले हम सब्जेक्ट और क्या लगाते हैं, उस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की बारी आती है। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है, विल या शैल होती है। इसके बाद क्या लगा देते हैं हम, हैव बीन। क्या लगा देते हैं हम, हैव बीन। क्या लगा देते हैं हम, हैव बीन। उसके बाद क्या लगा देते हैं हम, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर, और लास्ट में आ जाता है सिंस या फॉर। क्या आता है, सिंस या फॉर, प्लस आता है टाइम। प्लस क्या आता है, टाइम। नियम क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में विल या शैल प्लस हैव बीन, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। उसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, सिंस या फॉर के बाद टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम है। तो क्या लगा देंगे, पहले नियम का था सब्जेक्ट लगाएंगे, कौन 2 घंटे से सो रही होगी, वह लड़की है, तो वह का मीनिंग क्या लगा देंगे, सी। देखो, अगर आई और वी रहता तो क्या लगाते, शैल, लेकिन आई और वी तो है नहीं, क्या लगाएंगे, विल। अगर अवश्य रहता तो आई और वी के साथ विल और बाकी अन्य के साथ शैल, लेकिन यहाँ पर अवश्य तो आया नहीं है, तो सी के साथ हम क्या लगा देंगे, विल। उसके बाद नियम कहता है विल या शैल के बाद हैव बीन, तो हम क्या लगा देंगे, हैव बीन। देखो, अभी तक हमने क्या किया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट सी था तो हमने क्या लगा दिया, विल। उसके बाद हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो मेन वर्ब खोजने के लिए क्या का प्रयोग, वो 2 घंटे से क्या कर रही होगी, सो रही होगी, सोने का कार्य करी तो क्या लगा देंगे, सोने का मीनिंग होता है स्लीप।
नियम कहता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। तो सी विल हैव बीन स्लीपिंग, देखो उसके बाद सिंस या फार में से कोई एक लगाएंगे, सिंस या फार में से कोई एक लगाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट अदर तो है नहीं कि कहाँ सो रही है, बेड पर सो रही है कि जमीन पर सो रही है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कुछ नहीं दिया है, क्या सिंस या फार में से कोई एक लगाएंगे। तो देखो निश्चित समय है क्या, निश्चित पहले ये देखो टाइम है 2 घंटे से, ये टाइम की मात्रा तो है कि टाइम की मात्रा 2 घंटे है, लेकिन भाई कब से आप 2 घंटे गिर रहे हो, 12 से 2 गिर रहे हो कि 2 से 4 गिर रहे हो कि 6 से 8 गिर रहे हो कि 10 से 12 गिर रहे हो कि 8 से 10 गिर रहे हो, नहीं ना पता है। 2 घंटे तो कभी भी गिन सकते हैं। तो ये अनिश्चित हो गया, तो अनिश्चित के लिए क्या लगा देंगे, अनिश्चित के लिए क्या लगा देंगे, फार, और 2 घंटे का हो जाएगा 2 आवर, तो आवर्स लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, तो वह 2 घंटे से सो रही होगी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। देखना यही अगर 2 बजे से रहता, क्या रहता 2 बजे से, तो यहाँ 2 o'clock लगा देते, लेकिन 2 बजे से इंडिकेट कर दिया ना कि काम 2 ही बजे से हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, तो फार की जगह क्या लगा देते, हम सिंस लगा देते, यानी कि सिंस 2 o'clock। ठीक है, देखना अगर निगेटिव की बात करें तो हम कहे हैं, देखो अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हम कहेंगे कि तुरंत विल या शैल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। अगर वह रहता वह 2 घंटे से नहीं सो रही होगी, वह 2 घंटे से नहीं सो रही होगी, तो क्या रहता, सी विल नॉट हैव बीन, क्या रहता, विल के बाद हम क्या लगाते थे, नॉट, उसके बाद लगा देते हैव, सी विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अगर यही प्रश्नवाचक शब्द रहता वाक्य के शुरू में, क्या वो 2 घंटे से नहीं सो रही होगी, तो भाई क्या आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया है, तो ये जो विल या शैल है सब्जेक्ट से कहाँ जाता है, पहले ये कहाँ जाता है, ये जो सी लगा था ना, विल या उठकर सब्जेक्ट से कहाँ जाता, पहले, तो हो जाता विल सी नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ आ जाता क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी आ जाता क्वेश्चन मार्क। यही अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता, वो 2 घंटे से कहा, और सॉरी वो 2 घंटे से क्यों नहीं सो रही होगी, वह 2 घंटे से क्यों नहीं सो रही होगी, तो क्या आ जाता, भाई क्यों आ गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है, तो जो सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है ना, उससे पहले हम क्या कर देते, क्वेश्चन वर्ड लिख देते, तो क्यों का मीनिंग क्या हो जाता, वाई, WHY, इसे इस्तेमाल कर देते हम, यानी कि वाई विल सी नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाता, वाई विल सी नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इस तरह से दोस्त, इस तरह से हम क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं, किसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाते हैं इसको, फिर बताते हैं कि क्या हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, अब देखना, ठीक है। तो अभी तक देखो ये हमने क्या पढ़ लिया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब तक हमने क्या बताया था, हमने स्टार्टिंग क्या किया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो टेंस 3 प्रकार के थे, कौन कौन थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबको 4 भागों में बांटा गया था, यानी इन्फिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उस तरह से हमारे पास 12 तरह के टेंस हो गए थे, और हर टेंस में 3 तरह के सेंटेंसेस थे, सिंपल, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। और हम क्या करें, इस तरह से इसको मतलब सेंटेंसेस 12 टेंसों के बनाते चले गए। तो हमने एक एक टेंस करके समझा कि हम प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस से शुरू किए थे। आज ये 5वां भाग वीडियो का है, इसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस खत्म कर लिया। इसी के साथ हमारा टेंस खत्म, इसी के साथ हमारा टेंस खत्म। थोड़ा सा 1 मिनट दोस्त देख लेना, हमने क्या किया था कि जो प्रेजेंट था, यानी कि जो प्रेजेंट था, पास्ट था और क्या था, फ्यूचर था, इसको हमने 4-4 भागों में सबको बांटा था। किस किस में, इंडिफिनिट में, इंडिफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस में। ये 2 मिनट में दोस्त रिवाइज कर दे रहे हैं हमने अभी तक क्या, हम लोग की अभी तक जर्नी क्या रही है, परफेक्ट में,
किसमें, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने बांटा था ये, यानी कि मुख्य रूप से 3 तरह के टेंस थे और सबको 4-4 भाग में बांटा गया था, तो 12 प्रकार के टेंस हो गए थे। हमने इन सभी को बहुत ही डिटेल में समझा, था शुरू से अंत तक, और आज ये फाइनली समाप्त हो गया। ठीक है, देखो दोस्त ध्यान रखना कि हमने पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ी है, हमने अंग्रेजी का एक मुख्य अंश पढ़ा है जो टेंस होता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर आप ये अज्यूम मत कर लेना कि कोई भी वाक्य रहेगा आप बना लोगे, क्योंकि बहुत से वाक्य ऐसे हैं जो टेंसेस से नहीं बनते, उनका नियम ही अलग होता है, नियम अलग चलता है, यूजेज, आर्टिकल, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। आप सिर्फ टेंस पढ़ के हवा में मत उड़ जाना कि हाँ हम भाई ये हमने 12 टेंसेस पढ़ रहे हैं, अब कोई भी वाक्य तो हम बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा विनम्र रहना। वो एक कहावत भी है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए, मतलब कि अधूरा ज्ञान वाला व्यक्ति ही ज्यादा बोलता है, या तो अधूरा ज्ञान कम ज्ञान रहने के बावजूद बहुत ज्यादा दिखावा करता है। तो इस तरह से आप मत करिएगा कि आप टेंस पढ़ लिए अब आप कह दो कि दुनिया का कोई भी वाक्य लाओ हम बना देंगे, ऐसा नहीं है। हमने टेंस पढ़ा है, हमने अंग्रेजी का एक मुख्य भाग पढ़ा है जिसके थ्रू हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जब हम बहुत कुछ पढ़ेंगे तो भी हम पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन हाँ उस योग्य हो जाएंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। ठीक है, और आज 26 नवंबर संविधान दिवस भी है, तो उसकी आप सभी को शुभकामनाएं। शुक्र मनाइए कि हम भारत जैसे खुशनसीब और लोकतांत्रिक देश में हैं। ठीक है, देखो पढ़ाई जीवन का एक हिस्सा है और हमारे रिश्ते, हमारे संबंध भी एक हिस्से हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्त ना पढ़ाई में भी आप इतने मशगूल मत हो जाइएगा कि संबंधों और रिश्तों को ही दरकिनार कर दे। ठीक है, बैलेंस बनाकर चलना, जीवन में बैलेंस बनाकर चलना। देखो जीवन में बैलेंस, कैरियर में बैलेंस, पढ़ाई में बैलेंस, और सबसे जरूरी अकाउंट में बैलेंस। ठीक है, बहुत जरूरी है आज के समय में, पहले भी था, अब भी है और रहेगा भी। इसकी कीमत, इसकी वैल्यू घटेगी नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू घटेगी नहीं, तो थोड़ा सा आप बैलेंस बनाकर चलना। ठीक है, तो सभी चीजों को साथ लेकर चलना है, हमें किसी जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ना नहीं है, न ही किसी एक महत्वपूर्ण हिस्से में इतना मशगूल हो जाना है कि अन्य पक्षों को हम दरकिनार कर दें। सबको साथ लेकर चलना है, और विशेषकर अपने मम्मी पापा, अपने परिवार को आप साथ लेकर चलिए, क्योंकि उनकी काफी उम्मीदें आपसे जुड़ी होती हैं। और मम्मी पापा के लिए एक लाइन भी तो है ना, बहुत अच्छी लाइन है कि माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, अरे खुदा ने रख दी हो जिसके कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। तो दोस्त ठीक है, अपने मम्मी पापा का विशेष तौर पर ख्याल रखिए और अपने परिवार को, जिनकी उम्मीदें आपसे लगी हो, साथ लेकर चलिए। ठीक है, तो हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, अब इसके आगे वाले पार्ट में, मतलब टेंस का सीरीज ये खत्म, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे यूजेज, आर्टिकल। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, अगर इसके आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपको इतने पूरे पार्ट में, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पार्ट में कोई दिक्कत हुई हो या कोई आपको सुझाव देना हो, तो आप कमेंट के थ्रू हमको जरूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। आपके सुझावों के बेसिस पर ही हम डिसाइड करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं, किस तरह से लाइन पर आना है, ट्रैक पर आना है। ठीक है, तो आप अपने सुझावों को जरूर दीजिए। ठीक है दोस्त, तो अब अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।